है ना, बस इतना सा है फर्क। अब देखो, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लॉज ऑफ मोशन को। तो ये तो ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज ए फोर्स। फोर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है। जब मैं आपको बता रहा था इनर्शिया के बारे में कि स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी रिजिड बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सके या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सके। तो अगर ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो इन सब में चेंजेस लाए, तो उसी को हम बोलेंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स। हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब फॉर्मल डेफिनेशन देखोगे, इट रेफर्स टू एनी पुश और पुल। या तो आप किसी चीज को धक्का दे रहे हो या किसी चीज को पुल कर रहे हो, खींच रहे हो। यही दो तरीके हैं फोर्स लगाने के। आइदर द फोर्स कैन बी कंप्रेसिव इन नेचर और इट कैन बी एलोंगेटिंग इन नेचर। अगर पुल है, अगर आप किसी चीज को खींच रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर एलोंगेटिंग द थिंग ना। जैसे मान लो ये मेरे पास ये केबल है, मैं इस केबल को ऐसे पुल करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी टेंडेंसी है इस केबल को एलोंगेट करने की, इसकी लेंथ को बढ़ाने की। तो ये हुआ पुलिंग फोर्स। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं कंप्रेस करूं, मान लो ये है, इसको कंप्रेस करूंगा तो ये पुश है। तो दो ही तरीके से आप फोर्स लगा सकते हो किसी भी रिजिड बॉडी पे या किसी भी बॉडी पे, रिजिड हो या ना हो, लेकिन पुश या पुल। अब फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, फोर्स की टेंडेंसी क्या है, फोर्स क्या क्या कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये किसी रेस्ट पे रखी हुई चीज को मोशन में डाल सकता है ना। पहले रेस्ट पे थी तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दिया मोशन में, या फिर मोशन में थी, चल रही थी यूनिफॉर्म मोशन से और उसको रोक दिया। दोनों चीजें हो गई। भाई कोई गाड़ी चल रही थी, आपने चलती हुई गाड़ी को आगे से धक्का दे दिया तो वो रुक जाएगी, या रुकी हुई गाड़ी को पीछे से धक्का दे दिया तो वो चल पड़ेगी। फिर क्या होता है यूनिफॉर्म। अब फ्रॉम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कर सकता है ये। क्या फोर्स, एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म है। अगर आप कांस्टेंट फोर्स लगाते जाओगे, तो हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में, ये आपको मिलेगा कि कोई अगर कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म लगेगा। तो इसलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी प्रोड्यूस कर सकता है फोर्स। और टू चेंज द डायरेक्शन, किसी चलते हुए स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है। मान लो यहाँ से एक बॉल थी, वो जा रही थी ऊपर ऐसे स्ट्रेट लाइन में, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फोर्स लगाना पड़ेगा डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी। अब इस ये कुछ अलग बात नहीं है, ये यही बात है। देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमें पता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है भाई। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ दो चीजें एसोसिएटेड होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इनमें से कोई भी एक चीज चेंज होगी, दिस मींस वेक्टर क्वांटिटी इज चेंजिंग। मान लो वेलोसिटी है भाई, वेलोसिटी का हम तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं कि पहले 5 मीटर पर सेकंड था, बाद में 10 मीटर पर सेकंड हो गया फोर्स लगाने की वजह से। तो एक तो ये तरीका हुआ। एक ये हुआ कि उसको हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया कि मैग्नीट्यूड तो 5 ही रहा, बट वो डायरेक्शन चेंज कर देंगे। जैसे हम पढ़ेंगे ये सर्कुलर मोशन जब आएगा, हम पढ़ेंगे कि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है सर्कुलर मोशन में। तो वहां हमें पता पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन इज ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वहां पे हर हर टाइम एक्सेलरेशन में हमारा ऑब्जेक्ट है। अब वेलोसिटी चेंज करने के लिए आप या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो या डायरेक्शन। तो अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी डायरेक्शन एक फिक्स दिशा में था ना, इट वाज मूविंग इन ए कांस्टेंट डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी में मूव कर रहा था। तो अब आप उसकी डायरेक्शन अगर चेंज करना चाहोगे तो क्या करोगे, उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस मीन्स यू हैव टू एक्सेलरेट इट। दिस मीन्स यू हैव टू प्रोड्यूस सम चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी। जो रिजिड बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी में चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, बट हम लोग चेंज प्रोड्यूस करेंगे डायरेक्शन में। जो उसकी डायरेक्शन थी वो चेंज होगी, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो हमें पता है कि वी हैव टू अप्लाई फोर्स। चलो, अब ये तो हुई फोर्स की कहानी, ठीक है। फोर्स के बारे में कुछ कुछ चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं, वो भी देख लेंगे कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और फोर्स, ये भी चलो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंडेंस है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, चेंजेस उसी डायरेक्शन में आपको प्रोड्यूस, मतलब उसी डायरेक्शन में आपको चेंजेस नजर आएंगे। तो ये क्या है, डायरेक्शनल डिपेंडेंस ऑफ द फोर्स। और कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, तो वी नो दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, अभी हमने देखा। एसआई यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन।
अब ये n कैपिटल होता है यहाँ पे, स्मॉल n नहीं होगा, कैपिटल n होगा, तो क्योंकि ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो इसको यहाँ ये छोटा नहीं आएगा, कैपिटल आएगा, ठीक है। अब सीजीएस यूनिट है इसका डाइन, डाइन बोलते हैं सीजीएस यूनिट, ठीक है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में करोगे तो डाइन आएगा, और जो एसआई यूनिट है उसमें न्यूटन, ये तो सबको पता है। इनका इंटर कन्वर्जन हम तब देख लेंगे, तब कोई न्यूमेरिकल आएगा उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब ये हमने जान लिया कि डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, और कोई चीज अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये हम जानते हैं, जब हमने वेक्टर्स पढ़ा था तो देखा था कि एनीथिंग दैट इज अ वेक्टर, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि इट हैज टू फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, यानी अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो कर रही है या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, तो क्या बोलेंगे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारा का सारा वेक्टर अलजेब्रा एप्लीकेबल होगा हर एक वेक्टर क्वांटिटी पे, तो यहाँ पे फोर्स भी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स पे भी अप्लाई होगा, सिंपल सी बात है। चलो, अब एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपनी वो दी, क्या बोलते, थ्योरी दी। उन्होंने कुछ बोला, क्या बोला कि नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ईच बॉडी इज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, कि नेचुरल टेंडेंसी हर एक बॉडी की क्या होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने की होती है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द बॉडी स्लोज डाउन एंड कम्स टू रेस्ट, तो उनको ऐसा फील हुआ कि बॉडी है ना कुछ समय बाद स्लो डाउन हो जाती है और फिर रेस्ट पे आ जाती है अल्टीमेटली। इन ऑर्डर टू स्टे इन मोशन एन एक्सटर्नल फोर्स नीड्स टू बी अप्लाइड, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना चाहते हो तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली अप्लाई द फोर्स। तो क्या ये सही बात है, क्या ये बात सही है बेटा? हाँ जी, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको मोशन में रखने के लिए वी नीड टू कंटिन्यूअसली अप्लाई फोर्स, क्या ये सही बात है? नो सर। नहीं, सही बात। देखो अभी जैसे बताया आपने बच्चे कि आपको फोर्स तभी लगाना पड़ेगा व्हेन यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ, या तो इनर्शिया, स्टेट ऑफ इनर्शिया बोलो, या तो रेस्ट की स्टेट को चेंज करना है या फिर मोशन की स्टेट को। चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फोर्स चाहिएगा, या रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए फोर्स चाहिएगा। तो ऐसा नहीं है, ये जो चीज बात थी ना ये थोड़ी गलत है, इसलिए इसका नाम था फैलेसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छोटी सी बात थी बस बता दी आपको। हाँ, अब एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट कम्स कैनॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बाय इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी बॉडी, अब बॉडी से मतलब है मास, है ना, कोई भी बॉडी का मतलब मास, एनीथिंग दैट इज अ रिजिड बॉडी हैज टू हैव सम मास, इट इज अ मैटर, अगर वो मैटर होगा तो उसको कोई ना कोई मास चाहिएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ, इसको बॉडी की जगह मास भी आप रख सकते हो, कि किसी भी मास की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या करेगा, वो खुद से अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। या तो वो यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन, या फिर वो रुका हुआ है। तो मास खुद से अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता, उसी को बोलते हैं इनर्शिया। अगर उसके इनर्शिया को ब्रेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। ये हमने पिछले स्लाइड में देखा कि फोर्स लगाने भर से ही स्टेट ऑफ इनर्शिया को चेंज किया जा सकता है। दिस मींस इनर्शिया कैन नॉट बी चेंज्ड बाय इटसेल्फ, द मास कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मास आपकी स्टेट को चेंज नहीं कर, मास अपनी स्टेट को खुद से चेंज नहीं कर सकता, अगर उसको चेंज करना होगा तो वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स, सीधी सी बात है। अब देखो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, यू विल नॉट वेक अप टिल अंटिल योर मोम स्कोल्ड्स यू, जब तक सुबह आपकी मम्मी या पापा आपको डांटते नहीं है तो आप क्या करते हो, आप सोए अपने रहते हैं। आप अपने इनर्शिया में ऐसे सोए रहते हो जैसे ये सोया हुआ है ना। तो अब ये स्थिति हम सबको एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स। अब वो फोर्स कितना किसको जरूरी है वो सब आप पे डिपेंड करता है, कुछ बच्चे होते हैं जो आराम से उठ जाते हैं, कुछ बच्चों को अच्छे खासे फोर्स की जरूरत होती है ना। तो वो आप सब पे डिपेंड करेगा कि आपका इनर्शिया कितना है। तो दिस इज योर इनर्शिया ऑफ लेजीनेस, जितना आप लेजी हो उतना आपका इनर्शिया है। तो इस तरीके से आप समझो, ऐसा ही हमारे साथ हर एक मास के साथ होता है, मास को चेंज करना है अगर स्टेट ऑफ मोशन तो इट नीड्स टू हैव सम फोर्स अप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल। तो अब फोर्स के बारे में मैंने आपको जब बता रहा था मैं, तो एक चीज बताई थी कि द फोर्स को जब हम इन जनरल फोर्स टर्म यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं, इट इज टू बी, इट हैज टू बी सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। पहली बात तो क्या थी कि एक रिजिड बॉडी के बारे में बात करी थी हमने ना, ये थी रिजिड बॉडी। अब इस रिजिड बॉडी के बाहर से कोई फोर्स लग रहा है एफ, तो ये फोर्स क्या है, ये तो एक्सटर्नल है पहली बात तो, कि बाहर से लगने वाला फोर्स, और दूसरा अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड फोर्स ही आपका
स्टेट ऑफ इनर्शिया को चेंज कर सकता है। मान लो इधर से भी फोर्स एफ लगा, इधर से भी फोर्स, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रुका रहेगा, है ना। मानो आपके भाई के साथ या आपकी बहन के साथ आपकी लड़ाई हो जाए और ये ऑब्जेक्ट है जिसको आपको छीनना है, एक इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, ये वहीं के वहीं रुका रहेगा ना। तो अनबैलेंस फोर्स होगा, जो ताकत ज्यादा लगाएगा वो इसको खींच ले जाएगा। तो जितना अनबैलेंस होगा उतना ही बोलेंगे कि इतना फोर्स आपका बाहर से लग रहा है, ठीक है। Yes, sir. अब देखो इनर्शिया कितने प्रकार का हो सकता है, इनर्शिया कितने प्रकार का हो सकता है, हमने क्या देखा था अब तक? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? इनर्शिया कितने टाइप का हो सकता है? देखो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुके ही रहना चाहता है, ये हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट पे रहने की टेंडेंसी किसी भी मास की, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन इज द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, किसी सीधी रेखा के अलोंग मोशन करते रहने की ही टेंडेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये हम लोग जानते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके बाद थर्ड चीज हो सकती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के अंदर देखो, यूनिफॉर्म मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इट इज ऑलवेज अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, कि सीधी रेखा में चलते रहना, उसको बोल रहे थे। तो अब अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा तो मतलब आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो चेंज इन इनर्शिया। अगर सीधी रेखा में चल रहा है तो वो भी उसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी आपको एक्सेलरेट कराना पड़ेगा, यानी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो भी आपको वेलोसिटी में चेंज इंड्यूस करना पड़ेगा, और वेलोसिटी में चेंज इंड्यूस करने के लिए वी रिक्वायर एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन कैन ओनली एग्जिस्ट इफ देयर इज सम इम्बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द रिजिड बॉडी। तो ये सारी चीजें हमें पता है। दो टूट लग रखो तो इसे होने लग। हाँ, होगी बातें, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये आपने कैसे एक्सपीरियंस किया है? मान लो आप बस में बैठे हो, ठीक है, बस में या किसी भी व्हीकल में, और वो अचानक से चलना स्टार्ट कर दे, तो क्या आपको झटका लगता है पीछे की साइड? आपको Yes, लगता है ना sir. गिर जाओगे। वो झटका जो Yes, लगा वो sir. इसलिए लगा कि आप और बस इनिशियली एक सिस्टम थी, बस ने एकदम चलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपकी बॉडी अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट होल्ड कर रही थी, तो उसको चेंज होने में कुछ टाइम लगेगा, तो इसलिए वो ऐसे ऐसे गई, तो ऐसे पीछे झुक जाओगे आप। तो देखो यहाँ पे हुआ है ये, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर चलती हुई ऑब्जेक्ट, चलती हुई गाड़ी एकदम से रुक जाए तो आप भी आगे जाके ऐसे गिरते हो ना, तो वही है इनर्शिया ऑफ Yes, मोशन। sir. तो इस जिराफ की गर्दन पूरी मुड़ जा रही है एकदम, तो ये क्या हुआ? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। चलता हुआ ऑब्जेक्ट चलते ही रहना चाहता है, दिस मीन्स कि आप जब उसको ब्रेक लगाओगे या सडन ब्रेकिंग कर दोगे तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आएंगे, जैसा इसके गर्दन में आ रहे हैं, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके बाद क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रेट लाइन की बजाय, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप स्ट्रेट लाइन की बजाय किसी कर्व्ड पाथ पे या नोट अलोंग स्ट्रेट लाइन, किसी भी कर्व्ड पाथ पे चलाना चाहते हो, तो यू नीड टू अप्लाई फोर्स। मान लो ऑब्जेक्ट इधर चल रहा था, अब आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, आपको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। थोड़ा आगे जाके आपको फिर से इधर मुड़ना है तो इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, की डायरेक्शन भी बिना फोर्स लगाए चेंज नहीं की जा सकती। तो दिस मीन्स इट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हमें तीनों चीजें पता चल गई कि डायरेक्शन क्या होता है, इनर्शिया, रेस्ट का होता है, और मोशन का होता है। अब न्यूटन लॉज की बात करें तो पहला लॉ आता है, दूसरा लॉ आता है, और तीसरा। ये तो सबको पता होगा, 3 लॉ हैं न्यूटन के, 3 लॉ हैं। Yes, sir. Yes, सारे के sir. सारे मोशन के बारे में बात करते हैं। वो मोशन, चाहे मोशन का मतलब देखो कैसा है, मोशन का मतलब है कि आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ब्रेक कर रहे हो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से निकल के आप कोई मोशन कर रहे हो, इसी को बोलेंगे मोशन। वो 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन की जो हमने इक्वेशन यूज करी थी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये तीनों इक्वेशन में इनबिल्ट थे तीनों लॉ। क्यों? वो भी तो मोशन ही था, वी वर टॉकिंग अबाउट मोशन इटसेल्फ, बट वहां पे हम फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पे फोर्स के बारे में भी बात करने लग जाएंगे। वहां केवल हम मोशन पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, है ना। यही तो डिफरेंस था काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में। काइनेमेटिक्स में खाली मोशन पैरामीटर के बारे में चिंतित थे, बट यहाँ पे अब फोर्स की बात भी करेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। तो इसलिए यहाँ पे बाकी बातें सेम ही है। अब 1D 2D 3D सब होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट चेंज कोई ना कोई मोशन इंड्यूस होना चाहिए ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो वो जरूरी है। बाकी देखते हैं, है ना। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पहला है। अच्छा इधर देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव,
फर्स्ट लॉ बताता है क्वालिटेटिवली कि हाँ यार कुछ तो चीज होती है कि मोशन की वजह से फोर्स लगाना पड़ेगा। सेकंड लॉ बात करता है क्वांटिटेटिवली कि फोर्स एक्सर्ट कितना करोगे आप, उस फोर्स की वैल्यू देगा। और थर्ड बताता है कि एक फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, देयर विल ऑलवेज बी एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। तो एक्शन होगा तो उसके अपोजिट दूसरा फोर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो थर्ड लॉ इसके बारे में बात करता है। अब देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसको बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलेंगे, बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू इट। ये तो बात मैं आपको बार बार बता चुका कि चेंज ऑफ इनर्शिया करने के लिए आपको अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट में। यही है फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखो पहले केस में आपको दिख रहा है बॉल है, इस बॉल को किक करोगे तो आपको कोई बाहर से फोर्स देना पड़ेगा, ठीक। अब ये देखो कर्व्ड नहीं होता कभी भी वेक्टर, मैंने गलत बना दिया इधर, कर्व्ड कभी भी नहीं होगा, वेक्टर क्वांटिटी हमेशा स्ट्रेट लाइन से डिफाइन होगी। मान लो ये फोर्स एफ आपने इस पे अप्लाई किया, तो इस फोर्स एफ अप्लाई करने से क्या होगा कि अनबैलेंस्ड फोर्स इस पे लगा बाहर से, ठीक है। तो उसके वजह से ये बॉल है मोशन में आ जाएगी, तो ये बॉल कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगी ओवर द टाइम। इसका क्या होगा, ये इसके पास एक वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, है ना। अब इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये मानो ये नेट के पास गई तो ये नेट इस पे एक फोर्स लगाएगा, जो जाली लगी हुई है ना, किसकी, गोल पोस्ट के पास जाली लगी होती है, वो जाली इस पे दूसरे साइड से फोर्स लगाएगी, तो वो भी इस पे एक्सटर्नल है और अनबैलेंस्ड भी है, तो वो क्या करेगा, इसको रोक देगा। वेलोसिटी थी, उसको वेलोसिटी को बाद में जीरो कर देगा। तो यही मेरा डिफाइन होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया, कि इनर्शिया की पोजीशन, यहाँ पे रेस्ट का इनर्शिया था, यहाँ पे मोशन का था। तो चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोकना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। यही बात करता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक। अब लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम हम जानते हैं, ये पहले भी डिस्कस हुआ था कि इसको स्मॉल p से डिफाइन करते हैं। इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब मैथमेटिकली लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये क्या डिफाइन करता है कि मोशन कंटेन्ड इन ऑब्जेक्ट, कोई मास है उसके अंदर कितना मोशन कंटेन्ड है या कितना उसमें इनर्शिया है। क्वांटिटेटिवली इफ यू वांट टू डिफाइन द इनर्शिया, कि कितना उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा या उसमें कितना मोशन कंटेन्ड है, तो आप एक फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हो, उसको बोलते हैं मोमेंटम। अब देखो ये हमें वेग टर्म्स यूज करने पड़ रहे हैं, हमें इधर उधर की टर्म्स यूज करनी पड़ रही है, कितना मोशन, कितना क्वांटिटी, कितना फोर्स। क्यों, क्योंकि वी आर डिफाइनिंग ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन वो खुद ही होती है ना। तो अब हमें पता चल गया कि ऐसी कोई चीज, देखो आपको बताता हूँ, ये बॉल है, ये बॉल आ रही है किसी वेलोसिटी से, इसको रोकना इजी है, या फिर ये लोहे की होती तो उसको रोकना इजी होता। तो लाइटर ऑब्जेक्ट है, मास कम है, तो उसको रोकना आसान है। मान लो ऊपर से बॉल आए, चाहे वो 100 फीट से भी आ रही है, तब भी हम कैच कर लेंगे, कुछ बच्चे होते हैं कैच कर लेंगे आराम से। और अगर वहीं पे पत्थर आ रहा हो 100 फीट से, तो कैच कर पाओगे, नहीं कर नो पाओगे। सर। तो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वेलोसिटी तो उतनी थी भाई। वेलोसिटी पैरामीटर में हमने पढ़ा है कि v इक्वल्स टू u प्लस at। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0 थी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, टाइम भी उतना ही लगा गिरने में, तो फाइनल वेलोसिटी तो दोनों ऑब्जेक्ट की सेम है, बट मास अलग अलग था। तो मास अलग अलग होने के कारण उनके अंदर मोमेंटम ज्यादा था, और उसी क्वांटिटी को बोलते हैं जो आप फील करोगे ना, हल्के ऑब्जेक्ट को लपकना आसान है और भारी ऑब्जेक्ट को लपकना टफ है। तो जो डिफरेंस आपको फील हो रहा है ना, हाँ टफ तो है, तो वो जो वेट आप फील कर रहे हो वो क्या है, वो मोमेंटम है, उसी को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। और इट डिपेंड्स अपॉन टू इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, पहला मास और दूसरा वेलोसिटी। और इन दोनों का ही क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट बोलो या सिंपल मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज मास इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक वेक्टर मिलेगा, दैट्स व्हाई मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और छोटे p से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर एरो हेड भी लगाते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो p के ऊपर एरो हेड इज इक्वल टू मास इनटू, ये ऐसा वाला इनटू होगा, ठीक है, और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको मिल गया लीनियर मोमेंटम। पहली बात, लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और ये फॉर्मूला कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर सेकंड। अब देखो मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम है, और वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकंड है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे यूनिट्स, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हुआ किसका यूनिट, लीनियर मोमेंटम का, है ना। तो ये हम सबको पता है, बेसिक बातें हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ से यूनिट से ही आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, m
L, LT -1 ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा देंगे, क्यों, हम लोग इसी तरीके से लिखते आए हैं। फोर्स, अब यहां से देखो ये भी पता चल रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू, सॉरी, लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि फोर्स का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। तो आपको यहाँ से भी फील आ जाएगी कि फोर्स से कुछ ना कुछ रिलेशन इसका है। टाइम के डायमेंशन में एक वैल्यू और बढ़ा दोगे तो आप फोर्स को प्राप्त कर लोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, फर्स्ट लॉ समझ आया, लीनियर मोमेंटम समझ आया। अब बात करते हैं सेकंड लॉ। Yes, sir. सेकंड लॉ किसकी बात करता है? सेकंड लॉ का एग्जैक्टली फॉर्मल डेफिनेशन देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसी को बोलेंगे ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। भाई एक गिवन टाइम में कितना चेंज हुआ मोमेंटम, दैट इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज। यही क्या होगा, इट इज इक्वल टू फोर्स। तो ये आपकी वैल्यू आई, इसको बोलेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। फर्दर द मोमेंटम ऑफ द बॉडी हैपेंस टू बी इन द डायरेक्शन वेयर द फोर्स इज एक्सर्टेड। अब ये देखो कुछ गलत हो गया इसमें, थोड़ा सा बताऊंगा क्या गलत हुआ है। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेटा ये वैल्यू है कि मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है और ये किसके बराबर है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एग्जैक्टली तो ये है सेकंड लॉ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट हम इसको इक्वल लिख देते हैं। वो हमारा एक अलग है कि इस तरीके से एडजस्ट करते हैं चीजों को कि जो हमारा पैरामीटर है ना वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो बना जाए। बट सेकंड लॉ बोलता है कि डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एफ, ठीक है। Furthermore, the momentum of a body happens to be in the direction where the force is exerted। मतलब कि मोमेंटम उस डायरेक्शन में होगा जहां पे फोर्स एक्सर्टेड है। बट यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये भी ठीक है बट मोर प्रिसाइज डेफिनेशन इज फर्दरमोर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। जहां जिस डायरेक्शन में चेंज होगा वो उस दिशा में होगा जहां पे फोर्स लगेगा, ठीक है। अब देखो, एक वैगन अगर हल्का है, ठीक है, तो उसको पुल करने के लिए वी नीड लेस फोर्स, या उसको एक्सेलरेट करने के लिए वी नीड लेस फोर्स। और जब जहां पे मान लो ज्यादा लोग बैठ गए उसमें, तो वी नीड मोर फोर्स, हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी टू उसको पुल करने के लिए। तो ये हमारे वैल्यूज हमें मिल गई, ठीक है। अब इन चीजों को हम देखते हैं दोबारा मैथमेटिकली। ये सारी चीजें इधर लिखी है, मैंने आपको सभी बता दिया तो कुछ नया नहीं बचा। और इसको देखो, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी था ना, तो इसको थोड़ा चेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा ये कि ये डीवी बाई डी टी आ जाता है, क्योंकि चेंज इन मास, मास बाहर आ गया, डीवी चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम बचेगा, तो दैट इज एक्सेलरेशन। तो आप इसको चेंज, ये सेकंड लॉ से ये आपको मिलता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कैसे होगा बेटा, देखो चेंज इन, अगर मास फिक्स कर दो, जैसे इसको एफ को लिखते हैं dp बाई dt, ये आपको पता है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये तो सेकंड लॉ ही डिफाइन करता है। अब मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ये हमने लास्ट स्लाइड पे देखा dt। अगर कांस्टेंट मास ऑब्जेक्ट है, यानी हमारा मास ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, एक फिक्स्ड मास है या एक रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मास एक फिक्स वैल्यू रहेगी, तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ मास इंटू dv बाई dt, ये वैल्यू आई। अब आपको dv बाई dt पता है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, इसलिए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी एक फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। दूसरे लॉ को F इक्वल्स टू ma से भी डिफाइन कर सकते हो, F इक्वल्स टू dp बाई dt से भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें आ गई इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब आगे देखते हैं। हाँ, नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स वही फोर्स होगा जो जब आप सारे के सारे फोर्सेस का समेशन कर लोगे। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो आपको अगर मैं क्वेश्चन दूं, तो ये क्वेश्चन देखो, इफ वी अज्यूम राइट वर्ड फोर्स टू बी पॉजिटिव, जो राइट साइड में डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव ले लेंगे, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन। तो अब इस फोर्स के ऊपर नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स विल बी एफ नेट इज इक्वल टू, पहले पॉजिटिव वाले लिख लो फिर नेगेटिव वाले लिख लो, तो नेट फोर्स क्या आएगा 10 न्यूटन। कहाँ पे डायरेक्शन, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव है और पॉजिटिव डायरेक्शन क्या थी, राइट वर्ड्स, तो इसलिए लिख दिया 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। दिस इज द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अब देखो ये कहाँ संकेत कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन आपको जो ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आपको जो है ना वो यूज आएगा कहाँ पे, फ्री बॉडी डायग्राम। किसी
किसी भी बॉडी को हम आइसोलेट कर लें, उसके सिस्टम से बाहर निकाल लें और उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस को लिख दें, तो उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में हम नेट फोर्स ही निकाल दें कि अगर बॉडी में एक्सेलरेशन आ रहा है तो उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना। बस वही चीजें हम देखेंगे, इसलिए ये निकाल लोगे ये सब लोग, यस सर। ठीक है ना। अब कुछ फैक्ट चेक कर लेते हैं कि कितना आप समझ पाए हो। पहला बताओ, व्हाई इज इट इजियर टू चेंज द स्टेट ऑफ अ टॉय कार देन एक्चुअल कार। स्टेट ऑफ किसी टॉय कार की मोशन की जो स्टेट है उसको चेंज करने में टॉय कार के लिए इजियर है, क्यों बताओ। क्योंकि सर उसका वेट कम है। वेट या मास, मास मास, वेट या मास। अभी ये बच्चे समझ पा रहे हो कि नहीं, मास के बारे में क्यों बात हो रही है और वेट के बारे में क्यों हो रही है। मास और वेट, इन दोनों में बहुत एक फंडामेंटल डिफरेंस है। वेट केवल और केवल किसी फोर्स के बारे में बात करता है और मास बात करता है उसमें कितना मैटर कंटेंट है ना। मास इज यूनिवर्सल क्वांटिटी। मास क्या है, आपका एक फिक्स मास है, वो हमेशा यूनिवर्स में कहीं ले जाओ उतना ही रहेगा। और वेट डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अर्थ पे 9.8 लगाओगे तो देखो, अब इजियर, आपका आंसर सही है पार्शली, वो भी ठीक है कि वेट की बात कर रहे हैं, बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर विल बी मास, है ना। अगर मास आपको पेपर में ना दिया हो तो क्या करोगे, फिर वेट पे टिक मार दोगे भरे हुए मन से कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे दिल पे हाथ रखना कोई नहीं, चलो तो कर देना, ठीक है। अब कैन फोर्स ऑन ए बॉडी भी, अब देख जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो ये देखो बेटा, अगर एक टॉय कार है तो हल्की होगी वेट में या उसका मास कम होगा तो उसको पुल करना आसान होगा, जबकि एक्चुअल कार होती है वो भारी भरकम होती है, उसमें वजन ज्यादा होता है, उसमें मास ज्यादा होता है, तो उसको पुल करना इजी होगा, ठीक है। अब देखो, कैन फोर्स ऑन ए बॉडी बी एवर जीरो इवन इफ द देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। क्या फोर्स जीरो हो सकता है जबकि बाहर से कोई फोर्स अप्लाई किया गया हो तब भी? नो सर। कब? भाई देखो, जो हॉर्स था पिछले एग्जांपल में, ठीक है, उस पे एक फोर्स तो इधर से लग रहा था और एक लग रहा था दूसरी साइड से। अब मैं दूसरे साइड वाले फोर्स को भी बोल दूं कि 30 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना आएगा फिर उसमें? जीरो। जीरो आएगा। तो एक्चुअल फोर्स तो जीरो लग रहा है, बट देयर आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। फोर्स तो एक्ट कर ही रहे ना बाहर से, बट नेट फोर्स कैन बी जीरो। तो ये उस कंटेक्स्ट में बोला गया, ठीक है। अब थर्ड देखो, as per Newton every body continues to be in a state of rest or motion, then how does anything stop or start moving? बताओ। न्यूटन सर ने बोला, ये एन बड़ा आएगा यार, न्यूटन सर ने बोला कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो स्टेट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहिए और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। फिर कोई बॉडी रुक क्यों जाती है और रुकी हुई बॉडी चल क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ, हाँ, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, है ना, बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। इफ द, अब देखो बेटा, अनबैलेंस्ड का मतलब और नेट फोर्स का मतलब, ये दोनों एक ही चीज को संकेत कर रहे हैं। नेट का भी मतलब वही हुआ और अनबैलेंस कितना हुआ इसमें, क्योंकि ये देखो, ये हॉर्स पे लगने वाले दो फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों बैलेंस्ड हैं। तो यहाँ पे अनबैलेंस क्या हुआ? देयर इज नो अनबैलेंस, तो अनबैलेंस्ड फोर्स तो जीरो हो गया और नेट फोर्स भी जीरो हो गया। नेट फोर्स का मतलब भी वही है और अनबैलेंस्ड का भी वही है। अब बताओ, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, व्हाट कैन यू से अबाउट नेट फोर्स? मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, उसका मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब ई की वैल्यू ये कांस्टेंट है, इंप्लाइज कि एम वी ये कांस्टेंट है। तो मास कांस्टेंट मान लो, अज्यूम कर लो कि मास तो चेंज हो ही नहीं रहा, इसका मतलब वेलोसिटी ये भी कांस्टेंट हुई। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब सेकंड लॉ से हमें पता है F इक्वल टू ma होता है। एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो। नेट फोर्स क्या हुआ? जीरो। अगर किसी बॉडी के मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आ रहा, यानी उसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, दिस मींस वी नो दैट देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। कैसे भाई? देखो पिछले स्लाइड में हमने देखा था ना, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? इट इज द
चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज अगर कांस्टेंट मोमेंटम है तो ऊपर वाली वैल्यू नहीं जीरो होगी ना, तो जीरो फोर्स हो गया। दूसरे तरीके से भी देख सकते थे हम, इतना लंबा रास्ता तय किया, इससे अच्छा ये भी लिख देते थे dp बाई dt होता है। तो बोल रहा है कि चेंज इन मोमेंटम जीरो है, मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम, इसका न्यूमरेटर जीरो हुआ, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स जीरो हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये सब लोग एक बार करो, आंसर आ जाएगा, हैंड रेज करना, मुझे उम्मीद है सभी सभी कर पाओगे इसको। हुआ बेटा किसी का, कर पाए? देखो, अबाउट ए ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम इज केप्ट ऑन ए स्मूथ फ्लोर, है ना, मास दे दिया आपको 5 किलोग्राम। अब फोर्स ऑफ 3 न्यूटन आई कैप इज अप्लाइड ऑन इट एट t इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम t 0 पे फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, आई कैप का मतलब हुआ इट इज एक्टिंग इन द x डायरेक्शन। तो ये आपको मिल गया। अब फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो कैसे निकालोगे? F इक्वल्स टू, बस निकाल लो इस, एक्सेलरेशन निकालना है बेटा। सिर्फ 5/3 आ रही है। हाँ 5/3 आएगा। तो किन 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 से किन का हुआ था ये? यस 5/3 आ रहा है। फोर्स बाय एम आ गया ना, तो कुछ भी, तो बड़ा इजी था यार। 3 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5, 3/5 आएगा, 5/3 नहीं बेटा। 3/5। अब एक्सेलरेशन का भाई बोल दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखने लगे हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ बोथ नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर द सेम, मतलब जिस दिशा में नेट फोर्स लगेगा उसी दिशा में एक्सेलरेशन होगा, ये तो पहली बात कंफर्म है। अब इसको बोलते हैं एफ फोर्स एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड, जो उसका है नेट फोर्स। नेट फोर्स को ऐसे भी दिखा सकते हो कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, सबको सम करोगे तो नेट फोर्स ही होगा। तो नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज एक्सेलरेशन, यानी कि जो भी उस पर एक्सेलरेशन होगा बॉडी में, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एफ एक्सटर्नल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो है बाहर से लगने वाला फोर्स, वो एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो आप देखो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज एक्सेलरेशन। तो इनके अगर ये मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखा था ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कोई यहाँ पे m की वैल्यू है स्लोप की, तो इस स्लोप की m की वैल्यू आपको पता है, आप x की वैल्यू डालोगे y की मिल जाएगी, यानी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी से। दूसरा क्या होगा? मास ऑफ द ब्लॉक m, वो क्या है? 1 बाय एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसका ग्राफ होगा जब उल्ट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा, देखो जितना हैवी ऑब्जेक्ट है उतना वो धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा। कोई भी मान लो मैं बोलता हूँ कि 100 न्यूटन फोर्स आपको लगाना है, अब उसको एक तो 1 किलोग्राम पे लगाओगे और एक 1000 किलोग्राम पे लगाओगे, तो कौन सा वाला ऑब्जेक्ट जल्दी मूव करेगा? 1 किलोग्राम का ना, 1 kg वाला ऑब्जेक्ट है वो इजीली एक्सेलरेट कर जाएगा, और जो हैवियर है वो
स्लोली एक्सेलरेट करेगा। तो इसलिए देखो जब मास की वैल्यू कम है, मास की वैल्यू ज्यादा है, तब एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है, और मास की वैल्यू जब कम है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा है। बस इसीलिए आपको दिखेगा इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी मास और एक्सेलरेशन के बीच में। अब देखो डिस्कस करते हैं वेट। यहां तक सबको समझ आ रहा है ना? कितने Yes, बच्चे sir. कितने बच्चे Yes, साथ sir. में हो? अभी धुआं Yes, हो गए क्या? धुआं हो गए? No, No. sir. नहीं हुए? नहीं हुए ना, ठीक है। अब तक हल्का फुल्का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो वेट और मास। वेट क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, नियर द सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट बोल दो, या प्लेनेट भी जरूरी नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किन्हीं भी दो मास के बीच में, उसका केवल और केवल रिक्वायरमेंट क्या है? F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं कि एक प्लेनेट होना चाहिए या दूसरा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखा ये गया है कि जब मास की वैल्यू कम होती है ना, तो ये ग्रेविटी, क्योंकि जी की वैल्यू ऑलरेडी 10 की पावर नेगेटिव होती है बहुत सारी, तो नेगेटिव पावर्स की वजह से जी की वैल्यू काफी छोटी होने के कारण क्या करते हैं हम लोग, जो फोर्स आएगा, अच्छा ये जी वो वाला नहीं था यार, ये ऐसा बड़े वाला जी आएगा, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्योंकि वैल्यू काफी छोटी है, इसलिए क्या इफेक्ट आएगा इसकी वजह से कि मासेस हैज टू बी वेरी हाई, है ना। जो मासेस है वो काफी बड़े मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, तभी जाके आपका जो है फोर्स की एक कंसीडरेबल वैल्यू होता है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पर एक जो मास है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि तब कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंसीडरेबल हो जाए। तो बिगर मासेस क्या होते हैं? हेवनली बॉडीज बोलो या प्लैनेट्स बोलो या फिर मून बोलो, स्टार्स बोलो या फिर सन बोलो। तो इसीलिए एक प्लेनेट है, ठीक है, एक प्लेनेट है, मान लो अर्थ ही है, आपको दिख रहा है, तो अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास होने वाला फोर्स, जिसकी वजह से कोई पुल एक्सर्ट हो किसी दूसरे मास पे, उसको बोलेंगे कि वेट है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज mg। क्यों? यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो सेंटर है उसकी तरफ डायरेक्टेड रहेगा। बस इसकी दो प्रॉपर्टी है वेट की। और मास इसके उल्टा क्या है? मास है, देखो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, कोई रिजिड बॉडी है, इसमें छोटे 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 अंदर पार्टिकल्स होंगे या फिर उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जिसको क्या बोलते हैं? एटम्स या फिर मोलिक्यूल्स। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल्स, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? मैटर होगा, है ना, मैटर कंटेंट। मैटर क्या होता है भाई? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। कोई ऐसी चीज जिसमें कुछ ना, जो कोई ना कोई जगह घेरे और या फिर उसमें कोई ना कोई मास हो, तो उसी को बोलते हैं मैटर। हो गया घोच पोच कुछ इसमें भाई, भयंकर। अरे रे रे रे, बस बस बस, हाँ ठीक है। तो मैटर के बारे में पता है। अब मैटर की प्रॉपर्टी है मास। मास क्या हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ चीज प्रेजेंट है, तो उसी को बोलेंगे मास, कि प्रेजेंस ऑफ मैटर इज मास। अब सम यूनिट ऑफ फोर्स, जब मैं बोल रहा था फोर्स के बारे में तो आपको कुछ यूनिट बताए थे, क्या होता है? एक तो डाइन होता है, 1 यूनिट इज समथिंग डाइन, ये निकालेंगे, अभी नहीं निकाल रहे इसको। और बाकी फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है, ऐसा यूनिट होता है इसका किलोग्राम, और सीजीएस यूनिट होता है डाइन, ठीक है। वैसे निकालना हो किसी को तो ऐसे होता है ना, एम एल टी होता है, तो फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस। अब इसमें आप वैल्यूज रख लो, एक बार पहले यूनिट की रख लो, फिर दूसरे बार दूसरे यूनिट की रख लो। मान लो ऐसा यूनिट में क्या होता है? मास का किलोग्राम, और लेंथ का मीटर, और टाइम का सेकंड। और सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर एंड सेकंड। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। 1 सेकंड में कितना सेकंड? सेकंड, ठीक है। तो इस हिसाब से वैल्यूज रख लो, एक बार लेफ्ट साइड में रख लो एसआई यूनिट की, और दूसरे साइड में रख लो सीजीएस यूनिट की। तो दोनों वैल्यू जब कंपेयर करोगे तो आपको कन्वर्जन क्राइटेरिया, मान लो सी है इनका बीच का, जो बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो वो आपको मिल जाएगा। और वही सी क्या है? वही सी होगा कि 1
1 न्यूटन इज इक्वल टू सी इंटू डाइन। तो अब सी की वैल्यू निकाल पाए तो आपको पता चल जाएगा कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ठीक है, आप एक बार ट्राई करना चाहोगे इस क्वेश्चन को? यस सर। हाँ, Yes, एक sir. एक बार ट्राई कर लो। देखो मैंने आपको तरीका बताया क्या, कि फोर्स का जो यूनिट है mlt -2 है। ठीक है, तो मास के अंदर एक बार रखो इसको, टाइम को इसको लेंथ को भी एक बार रखो, टाइम को रख दो, तो आपको मिल जाएगा कि कितने डाइन होता है। ठीक है, कर लो, डिस्प्ले पे लिखा हुआ है तरीका भी है, एक बार अटेम्प्ट कर लो 2 मिनट में, फिर हम लोग करते हैं आगे। ठीक है, कर लिया ना सबने? यस सर। ठीक है बेटा, तो देखो ये जो मैंने आपको ऊपर ये दिखाया ना कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के और कन्वर्जन क्राइटेरिया लिख के, इसमें जरूरी नहीं आपका सिर्फ इससे होगा, किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन इसी तरीके से होता है, तो आप कर पाओगे इसको। चलो सर। अब बात करते हैं इम्पल्स क्या होता है। बहुत छोटे टाइम के लिए लगने वाले फोर्स को बोलते हैं इम्पल्स। कोई गिवन टाइम, एक अगर टाइम जो गिवन टाइम है वो डेल्टा टी है और डेल्टा टी की वैल्यू काफी कम है, तो उस फोर्स को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, मान लो मैं फोर्स लगा रहा हूं, दो तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका तो है कि इसको मैंने बॉल को पकड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, पकड़ा हुआ है, या फिर मैं इस बॉल को प्रेस कर रहा हूं, तो मैं कंटिन्यूअसली फोर्स लगाए जा रहा हूं, लगाए जा रहा हूं, लगाए जा रहा हूं, तो इसको बोलेंगे फोर्स। और यही मैं क्या करता हूं, मैंने एक बैट लिया और इस बॉल को एकदम से लाया और ऐसे हिट कर दिया, तो क्या होगा, ये जो हिट कर रहा था, तो हिट करते टाइम इसके बीच में जो टाइम था भाई, जिस टाइम पे ये बैट इसको हिट कर रहा था, तो उस टाइम की वैल्यू काफी कम थी, बहुत कम टाइम के लिए उसने हिट किया और फिर ये ऐसे उड़ के चली गई बॉल। तो देखो ये हुआ। और एक केस है कि मैं फोर्स लगाए बैठा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो फंडामेंटल डिफरेंस है ना, फिजिक्स के नजरिए से जो फोर्स इन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस है उसी को बोलते हैं, ये तो है फोर्स। और जो अचानक से काफी कम टाइम के लिए लगने वाला फोर्स है उसको बोलेंगे इम्पल्स। तो कोई फोर्स लगा उसका मैग्नीट्यूड होएगा, और जितने टाइम के लगा उतना टाइम, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा इम्पल्स। तो इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स इनटू टाइम। तो एफ इज इक्वल आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और दोबारा लिखोगे एफ इक्वल टू एम ए, पता है मुझे एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो इनको सब्सटीट्यूट करो, एफ इंटू एफ इज इक्वल टू एम ए। अब एफ इंटू टाइम क्या होगा, एम इंटू, देखो दोनों साइड टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, इम्पल्स बनाना था ना लेफ्ट साइड में, फोर्स इंटू टाइम, तो इम्पल्स मिला। और राइट साइड का जो नीचे टी था वो मल्टीप्लाई ऊपर, देखो ऐसे था ये, एफ इज इक्वल टू वी टू माइनस सॉरी वी माइनस यू बाई टी इंटू एम। तो ये क्या, एम इंटू एक्सेलरेशन, दोनों साइड टी से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी, तो ये टी और ये टी कट जाएंगे, और फोर्स इंटू टाइम, ये आपको इम्पल्स रहेगा। तो इम्पल्स इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इम्पल्स इज इक्वल टू, आई से नहीं होता यार, आई तो कुछ और होता है, लीनियर मोमेंट, हाँ जी इम्पल्स ही लिख, इम्पल्स इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी ये क्या हुआ, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, तो देखो m इंटू वी, ये तो हुआ फाइनल मोमेंटम,
और माइनस क्या है, m इंटू यू, ये इनिशियल मोमेंटम, तो ये इनिशियल मोमेंटम है यानी p एट इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है, लीनियर मोमेंटम एट फाइनल पॉइंट। तो दैट इज नथिंग बट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा पी। बस ये आपका इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल हो गया। दोबारा भी आएगा, बार बार आता रहेगा इसी को, लेकिन इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, उसी तरीके से इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, या फिर मास इंटू, हाँ बस मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, नहीं यार चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा, मास इंटू वेलोसिटी। Yes, sir. क्या बोल रहे हैं, उधर मास इंटू एक्सेलरेशन था, ये मास इंटू वेलोसिटी है, बस इतना डिफरेंस। और होगा भी यार, यहाँ भी तो टाइम का ही फर्क है। इम्पल्स क्या है, फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वहीं आपने इधर भी टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा ना। तो बस उतना ही है सब चले, चलो ज्यादा उस पर जाएंगे नहीं, क्योंकि समझ तो आई गई चीजें। अब इम्पल्स की एप्लीकेशन क्या है, ये है, मान लो अचानक से बॉल आ रही है आपके पास, क्या करोगे आप, अगर आपने अच्छा एकदम ऐसे हाथ रोक के बैठ के, जो बच्चे खेलते होंगे ना क्रिकेट वगैरह या फिर कैच करते होंगे, तो उनको पता होगा कि एकदम से बॉल आई और हाथ ऐसे एक जगह पे रोके रखे तो चोट लगती है भयानक। तो टू प्रिवेंट दैट चोट क्या करोगे कि उस बॉल को ऐसे पकड़ के पीछे ले जाओगे, यानी यू आर इंक्रीजिंग द टाइम इंटरवल। फोर्स लग रहा था ना, उसको डिवाइड कर दिया आपने किसी गिवन टाइम में, बॉल ऐसे आई ऊपर से और मैंने ऐसे लपक ली, तो ये आपने चेंज कर दिया टाइम को, टाइम बढ़ा दिया। तो क्या हुआ, इम्पल्स के बजाय आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगा। इम्पल्स क्या होता, अचानक से लगता, बहुत जोर से लगता और आपको डैमेज ज्यादा करता है इम्पल्स। अब इम्पल्स का एक एग्जांपल क्या हो सकता है, देखो बेटा आप लोग इसको इमेजिन करना, ये है, इसको कील समझो, कील मतलब नेल, और ऊपर से हथौड़ा मारते हो तो क्या लगाते हो, इम्पल्सिव फोर्स, है ना, इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है ना। तो इम्पल्सिव फोर्स लगने के कारण ही जो कील है वो लकड़ी के अंदर चली जाती है या फिर दीवार में चली जाती है। अगर उस पर हथौड़ा ऐसे रख के प्रेस करोगे तो क्या होगा, कील मुड़ जाएगी लेकिन जाएगी नहीं अंदर। बस इतना डिफरेंस है, ये चीजें फील करो कि वो छोटे टाइम के लिए लग रहा है तो उसका जो डैमेजिंग एक्शन है या उसका डिवास्टेटिंग या फिर उसका एप्लीकेशन वाला एक्शन है वो काफी ज्यादा है। तो इसलिए आप फील करोगे, तो बॉल को अगर अचानक से ऐसे ऐसे हाथ पे रोक लिया तो आपको चोट लगेगी, जब लपकना है तो ऐसे लप को पीछे ले जाके ऐसे देखो ऐसे, तो क्या होगा उससे कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फोर्स, तो इसलिए चोट कम लगेगी। दूसरा क्या हो सकता है, सेकंड आपको एग्जांपल दिख रहा है नीचे, कि फर्स्ट जो केस दिख रहा है, कहाँ गया मेरा पेंसिल, ये केस जो है इधर देखो, इसमें एयर बैग नहीं है, तो देखो यहाँ पे इसका जो सर था वो टकरा गया, देखो ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे डैमेज होगा ज्यादा। और दूसरे केस में एयर बैग ने क्या किया, एक कुशनिंग एक्शन प्रोवाइड कर दिया, यानी जो फोर्स उस पे लग रहा था, भाई फोर्स तो दोनों पे सेम ही लगा रोकने के लिए, तो उसने क्या किया, उस फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बीच में एयर बैग आ गया तो उसने थोड़ा डीएक्सेलरेट कर दिया, यानी कुशनिंग आउट कर दिया, तो इम्पल्स के बजाय वो उस पर फोर्स लगा, तो मतलब उसको डैमेज होगा कम। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशन हो गए, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितना टाइम बढ़ा दोगे उतना फोर्स कम लगेगा इम्पल्स में। तो आपने टाइम बढ़ा दिया इधर इसकी वजह से, और इधर हाथ को पीछे खींच के आपने टाइम बढ़ा दिया, तो मतलब आपने इम्पल्स को कंट्रोल कर लिया, तो उसका जो डैमेजिंग एक्शन था उसको आपने कंट्रोल कर लिया। अब एक ये क्वेश्चन है, ये और कर दो फिर आज की क्लास यहाँ खत्म कर देंगे, ये क्वेश्चन आप लोग कर दो। A golfer hits a ball of mass 45 gram at a speed of 40 meter per second. ठीक है, the golf club is in contact with the ball for 3 seconds. Compute the average force applied by the golf on the ball. अब इसमें बहुत भयानक अंग्रेजी है। गोल्फर क्या होता है, जो गोल्फ खेले, ठीक है, और गोल्फ क्लब क्या होता है, जो गोल्फ का बैट होता है ना उसको क्लब बोलते हैं। ठीक है, अब वो 3 सेकंड के लिए कांटेक्ट में था, यानी आपको टाइम दे दिया गया t इक्वल्स टू 3 सेकंड, मास दिया 45 ग्राम और वेलोसिटी दे दी 40 मीटर पर सेकंड।
करो सब लोग इसको। कितने बच्चों को समझ आ गया ये? देखो देखते हैं फटाफट इसको। आपको दिया गया है गोल्फर हिट्स अ बॉल ऑफ 45 ग्राम, मास दिया 45 ग्राम, बॉल का मास है 45 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 40, यानी ये फाइनल स्पीड है। इनिशियली तो बॉल रेस्ट पे थी ना, बॉल रेस्ट पे थी, उसको हिट किया, तो हिट करने के बाद इसकी स्पीड हुई 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आपको पता है फाइनल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियली रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी यू लिखते हैं, मीटर 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम दिया है दैट इज 3 सेकेंड, कि 3 सेकेंड तक जो गोल्फ का क्लब था, क्लब मतलब जो उसका हॉकी स्टिक नहीं होती है, ऐसे ही होता है गोल्फ का क्लब, तो उसको बोलते हैं क्लब। ये क्लब 3 सेकेंड के टाइम तक इसके कॉन्टेक्ट में था। तो अब आप एक्सेलरेशन और मास दोनों पता है तो फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो भाई ये लिखा, मास आपको पता है 45 ग्राम है, तो इसको 40 ग्राम को उसमें करोगे किलोग्राम में, तो इधर ऐसे आएगा 10⁻⁻3। फाइनल वेलोसिटी 40 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 3 है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 600 न्यूटन्स की। सर टाइम 0.003 कैसे आया? अच्छा, इधर सॉल्यूशन में कुछ लोचा है क्या? ऐसे आ जाएगा अब, ठीक है। गलती है उसमें कुछ, अब ठीक है। यस सर। Yes, अब मैं सही। फिर तो आंसर हाँ ठीक आ रहा है, 600 न्यूटन ही आएगा, ये ऐसा नहीं आएगा, इधर ये 3 रहेगा। अब सही है बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबका। yes sir.